हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें मैं आपके दिए हुए, आपके सुझाए हुए कुछ शेयर्स पर डिस्कशन करने वाला हूं। आज के इस एपिसोड का नाम है हमारा स्टॉक्स पर चर्चा। सो बेसिकली जो हमारा आमतौर पे एक सेगमेंट होता है, आज वो सेगमेंट नहीं बल्कि एक पूरा स्पेशल वीडियो है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वैसे ही आपको टोटल 7 स्टॉक्स मैं आज कवर कर रहा हूं। आपके ही सुझाए हुए शेयर्स है, मैंने अपने मन पसंदीदा एक भी शेयर को इसमें कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास में 7 स्टॉक्स जो है, उनके नाम तो मैं आपको बता देता हूं जो आज हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको यहाँ पे कुछ करीब 18 और नाम है मेरे पास में जिनके कमेंट्स आए थे, बट उनको मैं कवर नहीं कर रहा हूं। और उन सब में जो मेन एक दो कारण हो सकते हैं वो ये होंगे कि या तो उस स्टॉक की हिस्ट्री नहीं है 5 साल से कम है उसकी हिस्ट्री, क्योंकि ऐसा होने पे मैं अपने क्वांटिटेटिव मॉडल में उसको रन ही नहीं कर सकता। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी स्टॉक मूवमेंट्स में किस तरह की प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं, एंड इसीलिए वो कवर मैं नहीं करता। ये मेरे मॉडल की लिमिटेशन है, मैंने पहले भी समझाया। इसके अलावा हो सकता है कि वो प्रॉफिट या फिर मैं ग्रोथ के आधार पर इतने अमेजिंग शेयर हो ही नहीं, एंड इस वजह से मैंने उनको कंसिडर नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 18 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप में से ही किसी ने कमेंट किए हैं, तो उनके नाम ले लेता हूं जो मेरे हिसाब से मेरे टॉप 100 में भी प्रवेश नहीं करते, एंड इसीलिए मैं इनके ऊपर में चर्चा फिलहाल नहीं कर रहा। जब कभी अलग टाइम पे चर्चा कर पाएंगे तो करेंगे, आज के स्पेशल वीडियो में तो कतई नहीं। कौन कौन से हैं? नोवार्टिस है, एरिस लाइफ साइंस है, एसबीआई कार्ड्स, पॉलीकैब इंडिया, इंडिया मार्ट, बेयर कॉर्प, टीटीके प्रेस्टीज, जेट एयरवेज, कैम्स, बर्गर किंग तो बहुत नया है ना, इसलिए कवर नहीं हुआ, यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी कि मैकडोल, आईसीआई सिक्योरिटीज, राजेश एक्सपोर्ट्स, अपोलो टायर्स, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स, सिप्ला, पेट्रोनेट एलएनजी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैंने जितने भी यहाँ पे शेयर्स के नाम लिए वो शेयर्स ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ बहुत खराब शेयर्स हैं, बट मैंने उसको कवर नहीं किया है बिकॉज ऑफ माई ओन लिमिटेशंस। मेरे मॉडल में शायद उस तरह के लिमिटेशंस है कि मैं इनको कवर नहीं कर सकता, या फिर मैं मुझे ये प्रॉफिट या फिर मैं सेल्स ग्रोथ के आधार पे अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे नहीं लगते कि ये कोई अमेजिंग ग्रोथ स्टॉक्स हैं, एंड मैं इनको अवॉइड करना चाहूंगा। याद रखिए एक बात को कि स्टॉक मार्केट में ना बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादातर स्टॉक को सुने और एक्साइटेड हो जाए कि चलो इसको खरीद लेते हैं, ऐसा मैं तो कतई नहीं करता। मेरे हिसाब से पूरे स्टॉक मार्केट में अगर 4000 शेयर्स हैं तो उसमें से 200-250 शेयर ज्यादा से ज्यादा आप कंसिडर कर सकते हैं, बाद बाकी को आपको नहीं ध्यान देना चाहिए। अब इस माइक्रो अंडरस्टैंडिंग और माइक्रो कॉन्सेप्ट पे अगर आप ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यही हमारा एजेंडा है। हम चाहते हैं कि इस पूरी जर्नी में हम लोग एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनकर के निकल लें, और उसके लिए देखो कुछ तो चीजों को ना बोलना पड़ेगा। सो आई हैव टेक्निकली सेड नो टू दीज 18 स्टॉक्स, एंड नाउ आई एम टेकिंग 7 नेम्स जिनके ऊपर में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि थंबनेल में आपने वो सब चीजें देख ली होंगी। एक है अल्काइल अमाइंस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिक्सन, विप्रो, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इसके अलावा मन्नपुरम फाइनेंस, लॉरस लैब्स और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इनके ऊपर में अपने चर्चा करेंगे, एक एक करके सबको डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं कॉशन मोड वैसे डाल देता हूं जस्ट टू इंश्योर कि आप सभी लोग ये समझे कि ये सिर्फ एकेडमिक डिस्कशन है, इसको आपको कोई भी हालत में एक स्टॉक रिकमेंडेशन के तौर पे कंसिडर नहीं करना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ विद अल्काइल अमाइंस। ये एक जबरदस्त कंपनी है, इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, पहले भी शायद कवर हुआ है ये हमारे कोई ना कोई वीडियो में, बट फिर भी इस पे रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक बार और इसको कवर करने की ठानी है। यहाँ पे इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट्स है वो है इसके अमाइन बिजनेस और स्पेशलिटी केमिकल, और आमतौर पे मैं कह सकता हूँ कि इनका बिजनेस एक तरह से मोनोपोली मान सकते हैं आप। इनकी ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फार्मा में यूज़ होती है सर। इनकी आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 69% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम अमाइंस। स्पेशलिटी केमिकल से 26% इनकी रेवेन्यू आती है, एंड इनके जो मेन कस्टमर्स हैं उनमें बायोकॉन वगैरह जैसी कंपनियां हैं, एंड यस फार्मास्यूटिकल कंपनियों को ये लोग सर्व करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इनके कंपैरिजन में एक ही कंपनी खड़ी उतरती है इंडिया में, प्राइमरली जो इनसे मैच करती है वो है बालाजी अमाइंस, एंड टू माय ग्रेट सरप्राइज बालाजी अमाइंस भी एक बहुत ही रॉकिंग कंपनी है। सो ऐसे में अगर आप अल्काइल अमाइंस और बालाजी अमाइंस दोनों को ही देखें तो दोनों कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि दोनों को फायदे हो रहे हैं। सो ऐसे में इनके प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली दम कम है, एंड इस बेसिस पे हम इसको सोच सकते हैं आगे और ध्यान लगाने के लिए कि अल्काइल अमाइंस किस तरह का शेयर है। आई थिंक यहाँ पे इस फ्रंट तक तो ओके है। कंपनी 10,000 करोड़ से अभी फिलहाल कुछ नीचे है, थोड़ा नीचे गिर के भी आया है, या अभी तक करंट मार्केट प्राइस 4801 का इसका है।
अब बात करते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। देखो सर, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसने शेयर होल्डर्स को लाल कर दिया, यानी कि बहुत पैसे कमा के दिए हैं। सो ऐसे में अगर हम एक छोटा सा ही यहाँ ऑब्जर्वेशन करें कि अगर हिस्टोरिकली ये स्टॉक अच्छा किया है तो फ्यूचर में भी ये अच्छा करेगा, ये हम अजम्पशन ले रहे हैं, बट ऑब्वियसली इस अजम्पशन को लेने के साथ साथ आपको कई सारी क्वालिटेटिव असेसमेंट भी करनी पड़ती है, जो कि हम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मुझे ये शेयर अभी भी अच्छा लगता है। So number one, it is extremely rewarding for the shareholders. Number one, earnings growth धमाकेदार है, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 1% के आसपास आई थिंक इसका डिविडेंड यील्ड है। यस, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जब किसी कंपनी पे कर्जा नहीं होता और वो ऑर्गेनिकली ग्रो कर रही है, दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कंफर्ट। मुझे लगता है इस कंपनी में दम है, एंड दैट इज वाई मैंने इन सारी चीजों को प्रोज में गिनाया है। नेक्स्ट अब इस केपेक्स प्लान, मुझे इस कंपनी के केपेक्स प्लान थोड़े से एग्रेसिव लगे हैं, थोड़े प्रॉमिसिंग लगे हैं, एंड ऑब्वियसली इस तरह की कंपनी को अपने प्लांट की यूटिलाइजेशन जैसे जैसे पूरी होती रहती है, अपनी मैं कह सकता हूँ कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है। सो दे आर डूइंग कंसिस्टेंटली गुड हियर, एंड मेरे हिसाब से लास्ट 2 साल के तो केपेक्स प्लान काफी एग्रेसिव है। सो आई लाइक दैट। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग इज वेरी गुड, इट इज अराउंड 74%, जो कि मेरे हिसाब से कंफर्टेबल लेवल पे है। बट देन देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई डोंट लाइक अबाउट दिस कंपनी एज वेल। नंबर 1, इसका पीई कुछ ज्यादा ही एक्सपैंड हो चुका है। सो ऐसे में अभी ये करंटली ओवर वैल्यूड शायद आपको नजर आए, मुझे भी वैसे आता है अगर मैं सिर्फ पीई को देखता हूं तो, बट एट द सेम टाइम मैं ग्रोथ को भी यहाँ पे फीचर इन करता हूं, एंड उसके हिसाब से आई स्टिल माइट ट्राई दिस स्टॉक आउट अगर ये मेरे को अपने रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाए तो। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप, मेरे को इस चीज से बड़ा प्रॉब्लम है। इस शेयर में इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप ना के बराबर है, 2 से 3% इन्वेस्टमेंट है ऑफ FII एंड DII टेकन टुगेदर, विच अकॉर्डिंग टू मी इज सरप्राइजिंगली लो। एक ऐसा शेयर जो कि इतना धमाकेदार है, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है? ये तो वही बात हो गई जो GMM Pfaudler में हो रहा था। GMM Pfaudler एक धमाकेदार कंपनी था, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसमें इंस्टीट्यूशनल ओनर्स नहीं थे। अब ऐसे में अगर इंस्टीट्यूशनल ओनर्स नहीं होते हैं तो हो सकता है अल्काइल अमाइंस में भी फ्यूचर में कोई OFS जैसे कांड हो जाए और इसमें बाद में इंस्टीट्यूशंस को एंट्री दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो इस स्टॉक को तोड़ करके रख सकता है। सो ये मुझे अभी भी डर लगता है। एक अच्छे शेयर में इंस्टीट्यूशंस डोंट मिस आउट। सो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस क्या चीज का वेट कर रहे हैं भाई? 20% शेयर्स या उससे ज्यादा इनफैक्ट शेयर होल्डर्स के पास में है। व्हाई आर इंस्टीट्यूशंस शाइंग अवे फ्रॉम दिस कंपनी? कंपनी का मार्केट कैप भी काफी अच्छा है, तो उसके बावजूद मुझे नहीं लगता यहाँ इंस्टीट्यूशंस को शाई अवे होना चाहिए। सो ये मेरे को एक शक का कांटा यहाँ पे पेश करता है कि यार मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप लो होना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट जो मुझे बड़ा अचरज में डालता है वो ये है कि मैनेजमेंट की कंपेंसेशन बहुत ज्यादा है। 2.2% ऑफ रेवेन्यू मैनेजमेंट कंपेंसेशन है। माइंड इट, ये ऐसी कंपनी है जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन 20-22% होता है, तो 20-22% कमाने वाली कंपनी में 2% अगर मैनेजमेंट कंपेंसेशन ले रही है, सो दैट्स अ लॉट, एंड मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो सकता है देखने लायक। इसके बावजूद ये कंपनी जिस हिसाब से शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स दी है, जिस हिसाब से इसकी फ्यूचर पोटेंशियल लगती है, ग्रोथ पोटेंशियल लगती है, ये मेरे टॉप 10 का शेयर है। डेफिनेटली ये मेरे टॉप 10 का शेयर है, और मैं इसमें एक करेक्शन का वेट कर रहा हूं। अभी ये 4800 पे है, अगर 4300 के प्राइसेस आते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्टेंट होगा। एंड जिस हिसाब से मेरे को अगले हफ्ते दिख रहा है कि मंदी हो सकती है और भी आगे कंटिन्यू, अगर हल्की सी भी मंदी होती है, मार्केट हमारा साथ देता है, 4300 में ये शेयर कोई बुरा नहीं है। सो अल्काइल अमाइंस मेरे हिसाब से एक अच्छा है। अगेन मॉडल पोर्टफोलियो में इसको हम शायद शामिल कर लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आपके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि नीचे क्वेश्चन नोट भी आपको वही बात बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में क्या है सर? नेक्स्ट है अपने पास में डिक्सन टेक। डिक्सन टेक बहुत नाम किया इस कंपनी ने। पिछले कुछ महीनों पहले ये 8,000, 9,000, 10,000 के लेवल पे था, और सडनली अब ये 14-15,000 के लेवल पे पहुंच गया है। अब इस कंपनी में ऐसा खास क्या है? ये कंपनी क्या ऐसा कर रही है? वेल, टू माई ग्रेट सरप्राइज मुझे ऐसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बट यस, ये शेयर ने जबरदस्त पैसे बना के दिए हैं शेयर होल्डर्स को, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक आप में से भी कुछ लोग एक्साइटेड हुए और इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन किया। तो लीजिए इसके ऊपर में मैं डिटेल डिस्कशन कर देता हूँ। नंबर 1, डिक्सन टेक बनाती क्या है सर? डिक्सन टेक बनाती है LED टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, और इसके अलावा बल्ब्स भी बनाते हैं। सो दे ऑल्सो क्रिएट LED बल्ब्स एंड CFL। सो ऐसा देखा जाए तो इनका बिजनेस काफी वेराइटी में है ऐसा, और सब में इनके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर है। सो नंबर 1, इनके प्रोडक्ट्स में दम है। इसके अलावा इनके कस्टमर्स, आप नाम सुनिए सिर्फ, इनके कस्टमर्स कौन कौन है? BPL, कार्बन,
हेयर, पैनासोनिक, गोदरेज, जियोनी, फिलिप्स, इंटेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मतलब ये मोटा मोटी इस तरह की चीजें बनाते हैं, एलईडी टेलीविजन वगैरह, और ये इन तरह की कोई कंपनियों को बेचते होंगे। हालांकि मैंने डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है। इफ यू नो अबाउट दिस कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये लोग करते क्या है, एक्चुअली में इनका बिजनेस मॉडल क्या है। बट यस, इनके कस्टमर्स काफी सारे हैं, सो आई एम प्रिज्यूमिंग कि ये बनाते हैं, डेवलप करते हैं और बाद में इन सब कंपनियों को सेल कर देते हैं। सो आप जब भी एक जियोनी का फोन खरीदोगे तो पॉसिबली उसमें डिक्सन का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट शामिल होगा। सो ऐसे में डिक्सन एक जबरदस्त कंपनी है जिसका कस्टमर बेस बहुत तगड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ तो इसमें कमियां हैं, वो मैं नोट करूंगा। इसके अलावा अभी ये कंपनी का मार्केट कैप 16,000 करोड़ को क्रॉस कर गया, विच इज सरप्राइजिंग। मार्केट प्राइस भी 14,000 के आसपास में है। अच्छा है, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं, इस कंपनी में कुछ तो अच्छाइयां हैं। अच्छाइयां क्या है, एक बार डिस्कस करते हैं। नंबर 1, शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया है, शेयर होल्डर्स ने जम के पैसा कमाया यहाँ पे। नंबर 2, ईपीएस इस कंपनी का बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। प्रॉफिट मार्जिन्स भी इंप्रूव हो रहे हैं टाइम टू टाइम, सो वो अच्छा लग रहा है देख करके। आरओसी, आरओई बहुत अच्छे हैं, डेट कंपनी में है नहीं तो वो भी हमारा टेंशन कम करता है। इसके अलावा कंपनी के केपेक्स प्लान काफी एग्रेसिव लग रहे हैं, विच होने भी चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी एक्सपैंड करेगी तो इनको केपेक्स प्लान करना ही पड़ेगा। सो दिस कंपनी इज डूइंग दैट एग्रेसिवली, मेरे हिसाब से थम्स अप है उसके लिए। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट मार्जिन्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं। एंड सच बताऊं तो यहाँ इनका खुद का कसूर नहीं है, इनके प्रॉफिट मार्जिन 2-3%, 5% तक की रेंज में ही होते हैं। यानी कि 100 रुपए का धंधा करेंगे तो 5 रुपए शायद बचा पाएंगे। अब इतना कम क्यों होता है इनका प्रॉफिट मार्जिन? उसका मैं कह सकता हूँ सेक्टर का ही ऐसा कसूर है सर। मैंने कुछ समय पहले आईएफबी इंडस्ट्रीज के ऊपर में भी ये चीज चेक की थी, तो मैंने पाया था कि यस, आईएफबी जो कि इतना ज़्यादा बड़े स्केल में बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, माइक्रोवेव ओवन, हालांकि इनसे छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी उनके भी प्रॉफिट मार्जिन कुछ ऐसे ही हैं, 2-3-4%। अब अगर मैं 2-3-4% के प्रॉफिट मार्जिन पे प्राइसिंग पावर की इमेजिनेशन करूं तो यहाँ पे तो ना के बराबर प्राइसिंग पावर इनके पास में है। कल को कोई कंपटीशन आ जाए तो किस तरह ये कंपटीशन से अहेड निकल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, आई डाउट दैट। सो ऐसे में प्राइसिंग पावर बहुत कम होगी, बिकॉज दे हैव वेरी लो मार्जिन्स टू सेफगार्ड देमसेल्व्स, नंबर 1। नंबर 2, प्रमोटर के पास कुछ है ही नहीं यार। प्रमोटर के पास में यहाँ पे ओनरशिप है ओनली 35%। सो पॉसिबली ये एक स्टार्टअप जैसा कोई बिजनेस रहा होगा जो कि आईपीओ बन करके 2017 में आया, एंड इसने ओनर्स के पास में कुछ खास यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, विच अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी नेगेटिव पॉइंट। एंड इसके अलावा एक और सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे कुछ ज्यादा ही होल्ड करते हैं। आई वुड पर्सनली बी नॉट वेरी कंफर्टेबल अगर इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप 20% से क्रॉस हो जाए। अब यहाँ इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप है 35%। सो ऐसे में कभी भी इंस्टीट्यूशंस का दिमाग घूमा, इस शेयर में ऐसी पिटाई हो सकती है जैसी आपने इमेजिनेशन भी नहीं की होगी, बिकॉज बड़े लोगों का पैसा बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व है और वो आपको बोले बिना ही बेच के निकलेंगे। सो ऐसे में आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट द कंपनीज, एटलीस्ट इन क्या कहते हैं उसको, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर के। तो देखो मैं बड़े चिंता में हूं। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन मुझे बड़े डरावने लगते हैं। फिर भी ये मेरे टॉप 100 में शायद ना है, लेकिन वॉच लिस्ट शेयर मैंने जरूर बना रखा है, बिकॉज ये काफी पॉपुलर है एंड ऐसे में करेक्शन का वेट कर रहा हूं मैं। हालांकि मैं बोल देता हूं ये अपने मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं बनेगा, बट अगर बनता तो 12,500 में हम इसे शायद एंटर कर रहे होते अपने मॉडल पोर्टफोलियो में। सो करंट प्राइस 14,093 के आसपास में 12,500 मेरे हिसाब से एक एंट्री पॉइंट बन सकता था। अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, सिर्फ एकेडमिकली डिस्कस कर रहा हूं। चलिए आइए, अपना डिक्सन का काम हो गया। नेक्स्ट अप इज विप्रो। भाई शानदार कंपनी है, पुरानी कंपनी है और बहुत टाइम से ये कंपनी है। इसके बारे में हमने बात किया है कि भाई सुना भी है हमने कि लोगों ने ना अपने वेल्थ बनाई विप्रो में बैठे बैठे, बस विप्रो में बैठे रह गए, 25-30-35 साल रहे, इतना पैसा हो गया कि क्या कहने। भाई मैं कहूंगा वो विप्रो का कमाल नहीं है, वो कमाल है बाय एंड होल्ड का। क्योंकि विप्रो में खास करके मुझे कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं लगा। इनफैक्ट विप्रो से ज्यादा एक्साइटिंग एक शेयर है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी विप्रो क्या करता है ये जरूर आपको बताऊंगा। इनका प्राइमरीली जो बिजनेस है वो आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर में। अब इनका काम जो है मैं काफी बिखरा हुआ है, मैं समझा देता हूं आपको। डिजिटल ऑपरेशंस में है ये, इसके अलावा क्लाउड सर्विसेज में, डेटा एनालिटिक्स में है, और इसके अलावा कुछ मॉडर्न एप्लीकेशन सर्विसेज वगैरह भी ये प्रोवाइड करते हैं। उसमें इनका 45% रेवेन्यू आता है। सो यस, काफी सारा इनका व्यापार है। ज्यादातर व्यापार यूएसए में होता है, 57% ऑफ देयर प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन यूएसए। सिर्फ 5% बिजनेस इंडिया में है, यूरोप में लगभग 24% है, बाद बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। सो डेफिनेटली इनके एक्सपोर्ट का बिजनेस ज्यादा है, ये सब कोई समझ सकते हैं। 2.5 लाख करोड़ की ये कंपनी है, तो कंपनी छोटी कोई हालत में नहीं। मार्केट प्राइस 445। चलो यहां तक बात हो गई अपने बेसिक मैटर के बारे में। लेकिन भैया आपने अभी जस्ट कहा कि इनसे बेटर एक कंपनी है, वो कौन सी हो सकती है? नाम ले लेता हूं, HCL टेक्नोलॉजी। वो मेरे हिसाब से इससे काफी बेटर बिजनेस करती है, लगभग सिमिलर लाइंस में ये दोनों।
एंड HCL के रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज मच बेटर है देन विप्रो। हालांकि विप्रो भी कोई खराब नहीं है, लेकिन फिर भी विप्रो से बेटर है HCL मेरे नजर में। फिर भी इसके प्रोज और कॉन्स हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज में नंबर 1, शेयर होल्डर्स के लिए ठीक ठाक रिटर्न इस कंपनी ने दिए हैं। अगर आप 5-6 साल से इसको होल्ड कर रहे हैं तो कमा ही रहे होंगे। इसके अलावा डेट इस कंपनी में नहीं है, विच इज वेरी गुड। प्रमोटर होल्डिंग शानदार है। इंस्टीट्यूशंस का भी यहाँ पे काफी रोल है, 14% उनकी इन्वेस्टमेंट है, विच आई थिंक इज फैंटास्टिक। तो इस हिसाब से लगभग 86-87% तो प्रमोटर और इंस्टीट्यूशन के पास में ही है, पब्लिक के पास में कम है, विच आई थिंक इज फेयर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1, डिविडेंड यील्ड कंपनी की घट रही है। यानी कि कंपनी जो पास्ट में डिविडेंड देती थी उसके मुकाबले अब डिविडेंड्स बड़े लिमिटेड हैं। एंड ये और बता दूं मैं कि विप्रो कोई ग्रोइंग स्टॉक नहीं है कि यहां पे बस कंपनी के पास में एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटीज आती ही रहेंगी, एक्सपैंड करते ही रहेंगे। नहीं सर, ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहां बहुत लिमिटेड है। सो मेरे हिसाब से डिविडेंड यील्ड का कम होना इसमें एक खराब बात हो गई, क्योंकि जब ग्रो लिमिटेड करेगा तो कम से कम डिविडेंड तो अच्छा दे, लेकिन फिर भी इसमें डिविडेंड यील्ड में गिरावट आई है, विच आई थिंक इज वेरी बैड। इसके अलावा सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी पुअर है, वो मैंने आपको पहले ही बोला, सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट है इनकी। एंड ROCE एंड ROE भी मेरे हिसाब से रिलेटिवली पुअर है। क्यों पुअर है उसका कारण मैं बता देता हूं, आप बस चेक कर लेना। ROCE एंड ROE ऑफ TCS, नंबर 1 कंपनी इन दिस सेगमेंट। आई नो कंपेरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी डबल है ROCE और ROE। सो ऐसे में विप्रो डेफिनेटली जितना पैसा लगा रखा है बिजनेस में उससे रिटर्न उतना नहीं निकाल पा रहा जितना TCS जैसी कंपनियां निकाल रही हैं। सो ऐसे में इवन दो दीज टू कंपनीज आर नॉट कंपेरेबल इन डायरेक्ट सेंस, लेकिन फिर भी ROCE ROE कैन गेट बेटर। इसके इंडस्ट्री में काफी लोग इससे बेहतर कर रहे हैं। सो ऐसे में मेरे हिसाब से विप्रो में कॉन्स वाले साइड काफी भारी हैं प्रोज के मुकाबले। सो अगेन ये मेरे वॉच लिस्ट में रह सकता है। I do not really see this coming into our model portfolio, लेकिन फिर भी 403 is the entry point जहां पे मेरे को ऐसा लगता है अगर ये प्राइस आते तो मॉडल पोर्टफोलियो अगर आप भी बना रहे हो या आप कुछ कर रहे हो तो शायद आप एंटर कर सकते हो, बट अपने मॉडल पोर्टफोलियो में विप्रो का एंट्री नहीं होगा। सो दिस वाज अबाउट विप्रो। ये थी हमारी कंपनी नंबर 3। कंपनी नंबर 4, दिस इज बोरोसिल रिन्यूएबल्स एंड शानदार कंपनी है। ये बनाते हैं बेसिकली मेरे हिसाब से आप समझ लो ग्लास आइटम या क्रॉकरी आइटम बनाते हैं, जो कि बेसिकली माइक्रोवेव में जो बर्तन वगैरह अपने डालते हैं ना, लगभग वैसा कुछ बनाते हैं। इनके कस्टमर्स बड़े तगड़े तगड़े हैं सर। एयर इंडिया इनके कस्टमर है, ठीक है, पैनासोनिक है, सैमसंग है, LG है, गोदरेज है, सैमसंग है, वर्लपूल है, ठीक है, सैमसंग 2 बार लिख दिया मैंने। सो वर्लपूल वगैरह ये सब भी हैं। सो बेसिकली समझ में आता है कि सारी इन कंपनियों में बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। द ग्लास that they produce is being used here। इसके अलावा ये लोग और एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हो गया अपना लैब ग्लास, और उसमें भी इनके शानदार मार्केट शेयर है। 64% मार्केट शेयर इनके पास में लैब ग्लास का भी है, विच आई थिंक इज वेरी गुड। एक चीज तो मैं मान गया इस कंपनी के बारे में कि ये जिस भी मार्केट में है वहां पे इसकी मोनोपोली है एक तरह से, विच इज रियली वेरी गुड। इसके अलावा इसका मार्केट कैप 3300 करोड़ के आसपास में कुछ है, 255 का इसका मार्केट प्राइस है। एंड इस कंपनी में काफी सारी अच्छाइयां हैं लेकिन काफी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या क्या एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, होल्डर्स को इन्होंने अच्छा रिवॉर्ड दिया। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, 62% है, एंड इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप भी अच्छी है, लगभग 10% है। सो मेरे हिसाब से ये दोनों काफी फेवरेबल है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1, ये सेक्टर ही परफॉर्मिंग अच्छा नहीं दे रहा है। अगर इस सेक्टर की मैं बात करूं, लाओपाला भी है, ये है, और भी कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों में ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सो मैं सेक्टर को लेकर के कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं। सो कैसे कह सकता हूं कि ये शेयर एक्साइटिंग हो सकता है? दूसरा, इस कंपनी के सेल्स मार्जिन आप देखोगे ना, चौंक जाओगे, बड़े फ्लक्चुएटिंग है, ऊपर नीचे भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। आई अंडरस्टैंड इनको काफी अभी प्रॉब्लम्स हुई होगी कोविड की वजह से, और उस वजह से शायद फ्लक्चुएशन ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे वो कंफर्ट नहीं दे रहा है। फ्लक्चुएटिंग सेल्स एंड फ्लक्चुएटिंग मार्जिन आई थिंक इज अ टेरिबल थिंग। अगर आप एक ग्रोथ स्टॉक की तलाश में तो आप ये नहीं चाहोगे, तो ये एक प्रॉब्लम है। डिविडेंड यील्ड गिर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी डिक्लाइन किया है। यस, प्रमोटर होल्डिंग मेरे हिसाब से अभी 62% है, पहले 70 समथिंग परसेंट थी। सो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। ROCE ROE भी रिलेटिवली पुअर है, इससे बेहतर इसकी कंपनियां कर रही है, जो बाकी कंपनियां वो काफी बेहतर कर रही हैं। सो ऐसे में मैं कहूंगा कि यस, बोरोसिल सर सिंगल डिजिट में इसकी ROCE ROE है। सो ऐसे में यस, कौन साइड अगेन इसके लिए भी काफी हैवी है। मैं तो कहूंगा स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। ये कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो इससे बेटर है दूर रहना अच्छा है। सो इसमें मैं कह रहा हूं दूर रहिए इससे,
टारगेट्स भी कुछ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन साइड काफी भारी है एंड प्रमोटर होल्डिंग गिरना वगैरह ये सब चीजें मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती। सो ऐसे में बोरोसिल रिन्यूएबल इज द फर्स्ट ऑन अवर स्टॉक पर चर्चा जिसपे मैं खुलेआम मन से बोल रहा हूँ कि नहीं यार मैं शायद इसके बारे में नहीं सोचूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, भाई ये बड़ा मतलब पसंदीदा शेयर है, इतने लोगों की डिमांड में। मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जो टाटा कंज्यूमर पे राय जानना चाहते हैं, हर टाइम पूछते रहते हैं कि इसके बारे में बता, और क्यों ना हो। टाटा टी, कॉफी, सॉल्ट, तीनों जो मेन मैं कह सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये कंपनी का डीलिंग होता है। 53,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, 585 इसका प्राइस अभी चल रहा है एंड आई थिंक दिस कंपनी इज डूइंग रियली गुड। इससे पहले यही कंपनी टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नाम से जानी जाती थी एंड इसके एडवर्टीजमेंट आपने अगर नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। भाई कंपनी अपने रेवेन्यू के 5% एडवर्टीजमेंट में खर्च करती है, और अगर आपने एडवर्टीजमेंट इस कंपनी के नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा फिर। सो ऐसे में मेरे को लगता है टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, बट अब शायद इन डेप्थ इसकी प्रोज एंड कॉन्स की एनालिसिस हमें ये डिसाइड करने में मदद करेगी कि क्या हमें इस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। तो आइए सबसे पहले मैं इसके फायदे गिनाता हूं। सर फायदे में नंबर 1 शेयर होल्डर्स को कमा के दिया है इसने। सो ऐसे में ये रिवॉर्डिंग है फॉर शेयर होल्डर्स विच इज वेरी गुड। इसकी पी एक्सपैंड कर रही है, मैंने आपको पहले भी बताया पी एक्सपेंशन खतरे की घंटी नहीं है, पी कॉन्ट्रैक्शन खतरे की घंटी है। सो ऐसे में अगर इसका पी बढ़ रहा है सो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी बात है, वो खराब नहीं है। और ये बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि कंपनी ने प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाई है, खास करके करंट ईयर में मार्च 2020 में जो एंडिंग हुआ, जबरदस्त रिजल्ट थे इसके। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ मेरे हिसाब से अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है तो कोई टेंशन नहीं, और वैसे भी टाटा की कंपनी है, टेंशन क्या होगी। ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा एक्सपैंड करें, बट ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी ने कंसिस्टेंट रखे हैं विच अगेन इज वेरी गुड। लेकिन इसके नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1 ये है कि इसके डिविडेंड यील्ड जो है वो डिक्लाइन कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग भी काफी लो है सर, इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 35% है, अगेन अ वेरी बैड साइन, मेरे हिसाब से डेंजरस चीज। दूसरा, इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बहुत ज्यादा है, 39% होल्डिंग है इंस्टीट्यूशंस की, मतलब दोनों को मिला लें अगर सर तो अपना करीब करीब 74% होल्डिंग इन दोनों की मिला के जरूर है, लेकिन प्रमोटर के पास में कम और इंस्टीट्यूशंस के बारे में ज्यादा है। सो ऐसे में अगेन ये कंपनी मुझे खतरे की घंटी से ज्यादा नहीं लगती। ऐसे भी ये ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा फेवरेट स्टॉक है, एक इन्वेस्टर के तौर पे मुझे नहीं पता कितना अच्छा हो सकता है कितना बुरा हो सकता है, फिर भी चलो इसको वॉच लिस्ट में डाला जा सकता है। 524 इसका एक करेक्टेड प्राइस होगा जिसमें शायद हम मॉडल पोर्टफोलियो में इसको इंक्लूड करें, बट देन वो कॉल उस समय लेंगे। अभी के हिसाब से 524 इज एन एंट्री पॉइंट हियर एंड देखते हैं क्या कैसा होता है। So Tata Consumer is done. Next up is Manappuram Finance. Everybody knows about this share. ये definitely हमारे टॉप 70 टॉप 100 की लिस्ट में आएगा, अच्छा शेयर है। गोल्ड लोन और माइक्रो फाइनेंस में इनका काम है। गोल्ड लोन लगभग इनका 80% रेवेन्यू लाता है, 84% टू बी प्रिसाइज, एंड 16% कम्स फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस। इनका ऑपरेशन ऐसे आमतौर पे ना हमें लगता है कि ये सिर्फ साउथ बेस्ड होगा, विच इज ट्रू इन सम सेंस, लेकिन फिर भी अगर हम इसके ऑपरेशंस की बात करें तो इसको बिजनेस जो मिलता है वो है 58% साउथ से, वेस्ट से मिलता है 17%, नॉर्थ से 13% और ईस्ट से 11%। सो थोड़ा तो डाइवर्सिफाइड है इनका प्रेजेंस, लेकिन फिर भी यस मनप्पुरम फाइनेंस ज्यादातर इनका साउथ से बिजनेस है और गोल्ड लोन पे ही इनका मेन बिजनेस है। अब ऐसे में कंपनी 13,700 करोड़ की है, प्राइस है 162, तो इसके फायदे और नुकसान क्या है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। फायदा नंबर 1 ये है कि इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। नंबर 2, ROC ROE भी कंसिस्टेंट है, विच आई थिंक इज गुड। इसके अलावा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी काफी कांस्टेंट है, तो ये सारी अच्छी बातें हैं इसके बारे में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नंबर 1 मैंने शायद इस पे नोट किया था, अगेन आप इसको क्रॉस चेक करना, मुझे कमेंट्स में भी बताना कि क्या मैंने सही पढ़ा था इसके बारे में। मेरे हिसाब से भले ही थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन फिर भी इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। सो अगर इनके शेयर्स प्लेज्ड हैं तो मेरे सबसे एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है वो, प्लीज आप वो कंफर्म कीजिएगा, बिकॉज आई हैव रिटन डाउन इन माय नोट्स, लेकिन मैंने यहाँ कहीं लिखा नहीं है आपकी प्रेजेंटेशन में, लेकिन मुझे लगता है शायद इन्होंने प्लेज किए हुए हैं शेयर्स, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है इंक्रीज्ड कंपटीशन, और ये भाई बहुत बड़ी बात है। देखो आज से 1-2 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड लोन्स में ना मैं कह सकता हूं मुथूट और मनप्पुरम के अलावा और कोई प्लेयर्स थे ही नहीं, बट नाउ मेनी बैंक्स आर गेटिंग इनटू दिस बिजनेस। गोल्ड लोन में काफी अट्रैक्शन है, काफी हाई फीस है और उसकी वजह से नए नए लोग एंटर कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि मनप्पुरम फाइनेंस का जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी है वो भी काफी हाई है, सो ऐसे में क्या इस कंपनी को यहाँ पे कोई प्रेशर पॉइंट आ सकता है? पॉसिबली यस। क्या इस कंपटीशन को ये झेल पाएगा? पॉसिबली यस, लेकिन फिर भी तकलीफ इनको होगी। सो ऐसे में कंपटीशन बढ़ रहा है इस कंपनी के लिए, ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट जरूर है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। कितनी कम? 35%। भाई अगेन
परेशान करता है मुझे ये सब नंबर्स। प्रमोटर होल्डिंग ओनली 35%, वेयरएज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 48% प्लस। मतलब ये आउट ऑफ माई माइंड है कि इंस्टीट्यूशंस इतना क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं इस कंपनी में। मेरे हिसाब से इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, लेकिन फिर भी ये वॉच लिस्ट का हिस्सा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ वेरी ह्यूज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ऑफ दिस कंपनी। ऐसे में 140 इज द प्राइस वेयर वी माइट बी थिंकिंग कि इसको मॉडल पोर्टफोलियो में डाल दें। यस, ये मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है इन फ्यूचर एट प्राइस ऑफ 140, बट एज ऑफ नाउ 162 लुक्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एज ऑफ नाउ। दूर रहने में ही भलाई है। सो ये मन्नपुरम पे अपनी राय। इसके अलावा फाइनल है लॉरस लैब्स। यार ये तो लोगों को बहुत पसंद है, इतने लोगों ने बात की है लॉरस लैब्स के बारे में, बहुत लोग एक्साइटेड और बहुत लोगों ने पैसे भी बनाए हैं। लेकिन ये कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। कंपनी का अगर बिजनेस देखें तो ऑब्वियसली ये फार्मा से एसोसिएटेड है एंड इनका मेन जो है वो है जेनरिक एपीआई बनाना। एपीआई यानी कि फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल बनाते हैं ये लोग, जो कि लगभग 57% इनका रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटरी है। इसके अलावा सिंथेटिक्स और जेनरिक एफडीएफ भी ये लोग बनाते हैं, विच अगेन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट पोर्शन एज वेल। इनकी मेजर प्रिपरेशंस जो है, इनकी मेजर जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो HIV से रिलेटेड मेडिसिन बनाने में जाती है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इनके मेडिसिन की डिमांड हमेशा रहेगी या इनके API की डिमांड हमेशा रहेगी। ऐसे में ये कंपनी का रिसेंट में इतनी तेजी आई है और ये लगभग 20,000 करोड़ के आसपास में ये पहुंच गई है। करंट प्राइस 371 का है। सो ऐसे में इसके फायदे और नुकसान क्या है ये जानना जरूरी हो गया। फायदा नंबर 1 ये है कि इस कंपनी की सच में सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ एस्टोनिशिंग है, गजब है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, 24% डिसेंट है, थोड़ा ऑन द हायर एंड है, लेकिन फिर भी काफी अच्छे लोगों इन्वेस्टर्स ने एंट्री की है। सो एक कंफर्ट जरूर देता है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी एक्सपैंड हो रहे हैं तो वो भी इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान नंबर 1 ये है कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है, बहुत लो मतलब अब सुनो ढंग से, 33% पहले थी, अब गिर करके 29% हो गई। सो पहला प्रमोटर से ये शिकायत है मेरी कि आपकी होल्डिंग इतनी लो क्यों है, कंपनी तो बहुत अच्छी है तो आप क्यों नहीं और ज्यादा पैसे लगा रहे। आई थिंक प्रमोटर होल्डिंग लो है, विच इज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन, प्रमोटर होल्डिंग डिक्लाइन भी की है, जो मैंने आपको अभी बताया, 33% से डिक्लाइन होकर के 29% हो गई। ये भी मुझे एक थोड़ा आश्चर्य लगा इस कंपनी के बारे में। तीसरा पॉइंट, यहां पे प्रमोटर्स ने शेयर्स वक्त पे प्लेज किए हैं, छुड़वाते भी रहते हैं लेकिन फिर भी इन्होंने प्लेज किए हुए हैं। अगेन अ वेरी नेगेटिव साइन। सो ऐसे में लॉरस लैब्स एक बहुत एक्साइटिंग प्लेयर होगा, ग्रोथ पे लोगों ने बहुत पैसे भी बनाए हैं, बट मैं नहीं चाहता कि हम कोई ट्रैप में फंसे विदाउट डूइंग अ लॉट ऑफ ड्यू डिलिजेंस हियर, एंड इसीलिए इस कंपनी में ड्यू डिलिजेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है। आपको लगता है सही है तो ही एंटर करना चाहिए। मेरे हिसाब से तौबा मॉडल पोर्टफोलियो में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी को एंटर करना हो तो शायद एक करेक्शन के बाद 314 अपने मॉडल पोर्टफोलियो में आप इसको एंटर करा सकते हैं। अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ये नहीं आएगा। अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। मैं फिर से बता दूं आपको, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं भी नहीं और ना मैं वो कोशिश कर रहा हूं करने की, बट मैं एकेडमिकली जरूर डिस्कस करूंगा कि क्वांटिटेटिव मॉडल पे क्या लेवल्स आते हैं जिसमें एंट्री बन सकती है, एंड लॉरस लैब्स के क्या प्रोज एंड कॉन्स वगैरह हैं वो भी बता दूं। हाँ, एक बात और है, इस कंपनी का 35% बिजनेस इंडिया में होता है और 65% आउटसाइड इंडिया होता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। HIV हर जगह ही है और इनके मेडिसिन की दरकार हर जगह ही पड़ती है। सो ऐसे में ऑब्वियसली कंपनी इज गुड, बट फिर भी थोड़ा डर लगता है इस तरह की कंपनी में हाथ लगाने में। सो दैट इज इट। मेरे हिसाब से इतना रहा अपने इस पूरे स्टॉक्स पर चर्चा के एपिसोड पे, एंड आई होप आप सबको बड़ा पसंद आया। तो क्वेश्चन हटा देता हूं और नेक्स्ट आपसे मिलने का आपको अपॉइंटमेंट दे देता हूं 24 यानी कि कल हम लोग लेकर के आ रहे हैं अपना एपिसोड नंबर 13 फ्रॉम अवर सीरीज ऑफ द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर, जो कि आप बहुत प्यार दे रहे हैं, उसको कमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप सेम काम कीजिएगा। ये एक स्पेशल एपिसोड था, कैसा लगा आपको? लाइक शेयर कमेंट किए बिना प्लीज मत जाना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वीकेंड पे आप लोगों के लिए धमाका होता है हर वीकेंड, तो आप लोग क्यों नहीं सब्सक्राइब करना चाहोगे? सो डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मिलते हैं अगले हफ्ते क्या, एक्चुअली अब से तो कल ही मिल रहा हूं मैं, लेकिन यस अगले हफ्ते मिलेंगे वापस आपके साथ में जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर की सीरीज में भी, एंड बीच में आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस और भी आएंगे। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।